जब हम बात करते हैं कि ना FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, बार बार न्यूज में चला रहता है ना। क्यों न्यूज में चल रहा है? बाहर से पैसा आता है। अब क्या बात बोल रहे हैं? एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में ये पैसा यूज हो रहा है। अब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कुडानकुलम है ना, कि वहां पर जो लोग अपोज कर रहे हैं उनको पैसा कहाँ से मिला है? जी फॉरेन से मिला है। नर्मदा बताओ बचाओ आंदोलन, ये जो मेधा पाटकर है जी, ये फॉरेन जाती है, वहां से पैसा लेके आती है, उसके बाद यहाँ पर एजिटेशन कर रही है। तो बेसिकली जो फॉरेनर्स आ रहे हैं वो हमारे देश के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली तो हमारा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए क्या कर रहे हैं? एनजीओ के थ्रू पैसा देके हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम इनको रेगुलेट करेंगे। तो ये है। और इमीडिएटली अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री है ना और होम अफेयर्स है, इन्होंने अमेंड करे थे कुछ प्रोविजंस अभी, ठीक है ना, FCRA के अंडर। तो ये क्या कह रहे हैं, ज्यादा इसको टफ बनाने की कोशिश की गई है रूल्स को नवंबर से। यहां पर क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली एक एस्पेक्ट कहा था पॉलिटिकल पार्टीज का, कि अगर एनजीओ, नॉर्मली तो ये पॉलिटिकल इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करती है, अगर कोई करेगी, अगर कोई पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे ना डायरेक्टली अगर वो लिंक करती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कोई एक्शन लेती है, बंद करती है, स्ट्राइक करती है, रोड ब्लॉक करती है, तो उस टाइम पर इसको हम क्या मान रहे हैं, ये एनजीओ पॉलिटिकल नेचर की है, ठीक है। और इस टाइम पर अगर वो फंडिंग लेगी, जैसे अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एनजीओ है तो ना वो फिर वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में देखा जाएगा और फिर उसकी जो फंडिंग है उसको कर्टेल किया जा सकता है। और दूसरा, कोई भी एनजीओ है जो अगर बाहर से फंडिंग ले रही है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, FCRA के अंडर कंपलसरी कर दिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल चेंजेस लाए जा रहे हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें इसकी टाइमलाइन, जैसे कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1976 की बात है ओरिजिनली, जब इसको इंट्रोड्यूस, इमरजेंसी का टाइम था, उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था कि फॉरेन इन्फ्लुएंस हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, रिलीजियस डिसीजंस में ना आए। तो इंदिरा गांधी जी क्या चाह रहे थे कि बाहर का इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए, क्योंकि लोग कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश करी थी, ठीक है। हाँ, नॉन प्रॉफिट्स जो है उनको अलाउ किया गया था फ्रीली ना, फॉरेन डोनेशन को स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें क्या था कि उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जब वो स्पेंड कर रहे हैं ना, तो कितना उनको मिल रहा है, कितना वो स्पेंड करना है, इसको उनको रिपोर्ट करना है, ये बात कही गई। तो बेसिकली एक रेगुलेशन, ताकि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये समझ आ सके। फिर दूसरी बात, 1984 यहां पर क्या हुआ था कि मैंडेटरी कर दिया था कि रजिस्टर करना पड़ेगा जो लोग बाहर से डोनेशन ले रहे हैं, और यहां पर ये दूसरे नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ को वो पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को रेगुलेट करने के, क्योंकि तो ना कि पैसा एक दूसरे दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये चीज क्वेश्चन की गई थी। यहां पर आप पैसा लो, रजिस्टर्ड होने चाहिए, और दूसरी बात, दूसरे अनरजिस्टर्ड को आप पैसा नहीं दे सकते, और वो इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप स्पेंडिंग वगैरह कहाँ कर रहे हो। फिर 2010 में ये 1976 की जो एक्ट थी, इसको दोबारा से अमेंड किया गया था, या इसको रिपील करके एक नई एक्ट बनाई थी, जिसको हम FCRA बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। अब से रेगुलेट 2010 में हुआ था, तो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी रूल्स आए थे 2011 में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम चेंजेस की बात करें, की चेंजेस ना, ये FCRA रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है, और इसमें पहले परमानेंट थी, अब इसको कम करके 5 साल कर दिया है, हर 5 साल में रिन्यू करनी पड़ेगी। और उसमें क्या देखा जाता है कि ओवर द पीरियड क्या उसने सारे एस्पेक्ट जो थे उसको फुलफिल किया, कोई एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में तो नहीं है। और यहाँ पर जो 50% पैसा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देखो इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए आप पैसा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया ना, सिर्फ 50% पैसा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज होगा। पहले ऐसा कुछ नहीं बोला था 1976 में, पैसा आ रहा है आपने जैसे मर्जी यूज करना है करो, बस बता दो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 50% तक पैसा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, चलने का पैसा ही फॉरेन से ही आ रहा है सारा ही। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज, किराए देने, ये सब, ठीक है, मेन मैनेजमेंट के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि 50 से ऊपर नहीं। ऐसा क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि देखो जो एनजीओ है वो खुद से भी कुछ निकाले, खुद से भी कोई एक्टिविटी करे ना, नहीं तो क्या होगा, इसका मतलब सीधा बाहर से पैसा आ रहा है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है। अगर एग्जिस्ट करने के लिए बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है, तो जो भी रेगुलेशन है, कंट्रोल है, वो किसके हाथ में जाएगा, जो पैसे दे रहा है, ठीक है। फिर अभी 2020 में FCRA में अमेंडमेंट्स आई थी, इन्होंने ब्रॉडली रीडिफाइन करी है जो टर्म्स है ना, जैसे ट्रांसफर की, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, और यहाँ पर कंपलसरी है अब, कोई भी 10 लाख से ऊपर पैसे उठा रहा है
पूरा इन्फॉर्म करना पड़ेगा। खर्चे आप पैसा ले रहे हो अलग से एक अकाउंट में रखना पड़ेगा और उसको है ना गवर्नमेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के मेजर पॉइंट्स हैं। हम इसको ला क्यों रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एनजीओ है जो फॉरेन डोनेशन लेगी उसको रजिस्टर होना पड़ेगा एक्ट के अंडर और उसको एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। पहले ऐसा ना पैसा आ रहा है डायरेक्टली उनके अकाउंट में, अब क्या हो रहा है एक अलग से बैंक अकाउंट में होगा जिसमें फॉरेन फंड आएगा। अलग से आप फॉरेन फंड, पहले क्या है एक बैंक अकाउंट है उसमें कोई भी फंड आ रहा है, अब क्या है फॉरेन फंड के लिए अलग से बैंक अकाउंट है। तो उसमें क्या है जितना पैसा उसमें आ रहा है और बैंक अकाउंट कौन देख सकता है, सरकार। तो कितना पैसा कभी भी आ रहा है गवर्नमेंट उसको चेक कर सकता है। और जो ये पैसा है, ठीक है, उसमें अब स्पेसिफिक ये भी होना चाहिए कि ये पैसा किस चीज के लिए यूज होगा, वो भी साथ में इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो पर्पस है ना, जिस पर्पस के लिए रिसीव किया गया है पैसा उसी पर्पस के लिए वो यूज भी करना है, ये भी इसके साथ बताया गया है। ठीक है, और ये एक्ट प्रोहिबिट करती है कि जो भी रिसिप्ट्स है फॉरेन के ना, वो जो कैंडिडेट्स रहे ये किन, अब कुछ एरियाज में आप पैसा दे ही नहीं सकते हो। कौन कौन से हैं, जैसे जर्नलिस्ट है ना या न्यूज़पेपर है, इन लोगों को पैसा नहीं, क्योंकि ये होगा ना कि ये देश में ये एक तरीके से ना एक ओवरऑल जो आइडियोलॉजी है लोगों की उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो हमने क्या करते हैं कुछ ऐसे एरियाज बना दिए जिसमें एनजीओज पैसा बाहर से नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पर जर्नलिज्म है, न्यूज़पेपर है, कोई मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, जजेस कंपनीज है, जजेस है, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स अगर किसी में इंक्लूडेड है, कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर किसी में इंक्लूडेड है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज है, बेसिकली कुछ भी पॉलिटिकल नेचर का, या फिर ये जिसमें सिविल सर्वेंट्स, या फिर आपका ये नॉलेज बेस्ड जो जर्नलिज्म जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है, इसमें पैसा नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं रेगुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, और एक अलग से बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट का पता सरकार को रहेगा और किस चीज के लिए वो पैसा आ रहा है वो पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के लिए खर्च करना पड़ेगा, किसी और चीज के लिए खर्च नहीं कर सकते। तो क्या इससे एक चेंज आ चुका है, मेजर चेंज है ना। फिर इसमें फर्दर है, इसमें अंदर क्या क्या चेंजेस है, जैसे पहले 10 लाख है ना, तो कोई भी रिसीव करे 10 लाख एनुअली, ठीक है, तो उस टाइम पर या उनके रिलेटिव्स हैं जो अब्रॉड है वो सब एफसीआरए के अंडर आ रहा है। पहले 1 लाख था, अब 10 लाख कर दिया है। बाकी से अमाउंट जो एक्सीड कर रहा है, इसमें थोड़ा सा ना इन्होंने लिबर्टी दी है, जैसे कि इंफॉर्मेशन देना है ना, जो एक्सीड कर रहा है अमाउंट तो इंडिविजुअल को 90 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है। पहले 30 दिन के अंदर था, अब थोड़ा सा लैक्स कर दिया है कि 90 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दो अगर 10 लाख से ऊपर आ रहा है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इसमें एक और चीज लाई है कि ये 45 डेज है जो रजिस्ट्रेशन के लिए ना, प्रायर परमिशन, जैसे मानो फंड्स आ रहे हैं, पहले 30 दिन थे और 45 दिन कर दिए हैं प्रायर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसमें स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेन फंड्स जो ले रहे हैं वहां पर ना ये 20% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे पहले कितना था 50 है ना, पहले कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर इसको 50 कर दिया, अब हमने क्या कर दिया 20%। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि जो एनजीओज है वो जो मैनेजमेंट है अपना एग्जिस्टेंस तो एटलीस्ट खुद मैनेज कर पाए। ये नहीं होना चाहिए, ऐसी एनजीओ हमारे देश में नहीं चलनी चाहिए जिसके एग्जिस्टेंस यहीं के पैसे की वजह से नहीं हो पा रही है, कोई बाहर से सिंपली बस पैसा फेंक रहा है, नहीं तो फिर पूरी डिसीजन मेकिंग फॉरेन के हाथ में चलेगी ना। फिर वो यस एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम कुडानकुलम तो डायरेक्टली बोलते हैं कि हम कुडानकुलम बना रहे हैं, जो लोग उसको अपोज करने के लिए अपोज तो देखो इंडियंस कर रहे हैं, बट हम क्या कह रहे हैं इनसाइट उसको कौन कर रहे हैं, फॉरेन एनजीओ का पैसा आ रहा है और वो इनसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, जो ये इसके ऑफेंसेस है अभी चेंज करके इसको कंपाउंडेबल बना दिया है। इसमें पहले 12 डायरेक्टली जिसमें ये इंडिविजुअल्स कर सकते, पहले 7 ऑफेंस थे, अब उसको बढ़ा के 12 कर दिया है जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस रहेंगे। कंपाउंडेबल में क्या होता है, मेनली क्या होता है ना कि जैसे कोई ऑफेंस है ना, मान लो जैसे कंपाउंडेबल ऑफेंस हुआ होता है, तो वो ऑफेंस रहता है कि जैसे कंप्लेंट है, जिसने कंप्लेंट करी थी, अगर वो अपनी कंप्लेंट बेसिकली इसमें आपस में बातचीत करके ना रफा दफा किया जा सकता है ना, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कॉम्प्रोमाइज की वजह से जो इंडिविजुअल है वो केस वापस ले सकता है, तो वो चीज कंपाउंडेबल के अंदर आ जाती है। तो इसमें चार्जेस एक्यूज्ड है ये ड्रॉप कर सकता है। बस इसमें क्या चीज कही गई, जो कॉम्प्रोमाइज है वो बोनाफाइड होना चाहिए,
ठीक है, बाकी कंप्लेंट है वो अनटाइटल्ड रहता है कंप्लेंट के लिए फिर भी। तो एफसीआरए है, तो यहाँ पर कंपाउंडेबल में क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया है, मान लो फेलियर आप नहीं इंटीमेट कर पा रहे हो जो आपका रिसिप्ट है फॉरेन फंड्स का, या ये बैंक आप ओपन नहीं कर रहे हो, या फिर जो इंफॉर्मेशन है हमारी जिसे हम कहते हैं ना अकाउंट, फेलियर टू प्लेस इंफॉर्मेशन ऑन दी वेबसाइट, जो ये चीजें देखो इन सब के लिए इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, वैसे कंपाउंडेबल है कि अगर उसमें फिर वही होता है कि वो रीजन देता है और चीजें और फाइन भरता है तो फिर छोड़ा जा सकता है। थोड़ा सा लिबरल होने के लिए ये चेंजेस लाए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर हम समझने की कोशिश करें कि इससे फायदा क्या हो रहा है, जो भी हम स्पेसिफिक चेंजेस जो हमने देखे ना, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम पर ना बहुत ज्यादा रेगुलेटिव हो गए थे हम, ठीक है, इमीडिएटली से कुडानकुलम हुआ था, नर्मदा के लिए हुआ था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखो जितने भी चेंजेस है ना, इससे यस थोड़ी लैक्सिटी आ रही है, बट वो हम कह रहे हैं ना कि जब हम चीजों को अप्लाई कर रहे होते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं, तो हमको ये समझ आ रहा है कि इन चेंजेस से क्या होगा, ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली होंगे और ज्यादा लोग इनको मानेंगे। ऐसा ना, अगर रूल कम लोगों के कंफर्ट के हिसाब से हो तो यस लोग उसको फॉलो करते हैं, होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो अभी हम एक चेंजेस जो कह रहे हैं रिसेंट, क्योंकि रिसेंटली ये चेंजेस आए, इससे फायदा क्या होगा, क्या इससे रेमिटेंस बढ़ेगी, है ना, बाहर से पैसा ज्यादा आएगा, तो हम ये बात कह रहे हैं यस, रेमिटेंसेस क्या होता है, बाहर से पैसा आना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे इनवर्ड रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, बाहर से पैसा इंडिया में कम आएगा, और जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स में क्या होता है, बाहर का पैसा जैसे यूएस डॉलर्स है ना, बाहर से अगर पैसा आता है तो रिजर्व भी तो बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बढ़ेगा, तो इंक्रीज कर रहा है हमारा इनफ्लो फंड्स का, इससे कहीं ना कहीं ये फॉरेक्स स्टेबलाइज हो जाता है। क्योंकि जब हमारा 1991 में क्राइसिस आया था, इसका मतलब ऐसा थोड़ी था कि इंडिया के पास पैसा ही नहीं था, सारा पैसा खत्म, सारा पैसा तो खत्म नहीं हुआ, इशू कहाँ आया था, इट वाज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब कि हमारे पास जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं था देने को, फिर हम आईएमएफ के पास गए थे और हमने आईएमएफ को कहा था कि आईएमएफ हमको डॉलर्स दे दो, और एक बार आईएमएफ ने हमको डॉलर दिए, कुछ टाइम में हमने वो रिटर्न कर दिया था, ठीक है ना। तो वही इशू है, तो यहाँ पर हमारा अगर ऐसा कुछ होता है तो बाहर से अगर पैसा आता है तो फॉरेक्स रिजर्व हमारे बढ़ेंगे, और इन चेंजेस से हम क्या कह रहे हैं, ज्यादा इसको यूजेबल बना रहे हैं, ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं, इससे हमारा कहीं ना कहीं जो ट्रेड डेफिसिट हम बात कर रहे होते हैं, है ना, धीरे धीरे फंड्स का अगर इनफ्लो देश के अंदर हो रहा होता है तो आउटफ्लो यस कम होने लग जाएगा, क्योंकि ग्लोबल इंपोर्ट है हमारे बढ़ेंगे, डेफिसिट हमारा कम होने, जैसे हमने देखा है चेंजेस से क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट अप्रैल मई, है ना, ये बहुत ज्यादा था, यूएस डॉलर 20.1 बिलियन और यूएस डॉलर 24.6 बिलियन, तो कहीं ना कहीं ये एग्रीगेट कितना हो गया, 44.7 बिलियन, तो ये धीरे धीरे हमारा डेफिसिट बढ़ा रहा है, इसको हम कम करेंगे, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा कंपैरिजन, ये ट्रेड डेफिसिट अप्रैल मई देखो 21 के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो 21.8 बिलियन था। इस वजह से जो हमारी सरकार है ना, अलग अलग स्टेप्स ले रही है, ये भी एक प्रेशराइजिंग बेसिस है, क्यों हम ऐसे रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से पैसा चाहिए, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल ही ऐसे हो गया था, अच्छा ज्यादा बढ़ते हो तुम्हारे को पैसे ही नहीं भेजेंगे, ठीक है, तो हमने फिर ये रिफॉर्म्स लाए, और यस इस वजह से एफसीआरए में चेंजेस आएंगे, बट हाँ हम एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को कर्टेल करने के लिए तो रिफॉर्म्स चाहते हैं, ठीक है, उसकी डिमांड तो चलिए।